नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह 13वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल की स्थापना और मौर्य काल में कौन कौन से शासक आए, इनकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेंगे। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले वीडियो आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पे लर्न इजी नाम का एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके आप हमारे सभी वीडियो, अभी तक के जितने वीडियो हैं वो सारे आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और लर्न इजी ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उस लिंक के द्वारा आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की, मौर्य काल की। आखिर मौर्य काल की स्थापना कब हुई और कब से कब तक रहा, और उसमें किन किन शासकों ने शासन किया, जो महत्वपूर्ण शासक थे उनकी चर्चा इस वीडियो में होगी। मौर्य काल, जो मौर्य साम्राज्य था वो 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा। मीन्स जो मौर्य साम्राज्य था वो 323 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 184 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस दौरान इसमें कई शासक आए। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना साम्राज्य है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व का है, तो ये बहुत ही प्राचीन साम्राज्य है। तो इसकी जानकारी हमें डायरेक्टली ना मिल करके बहुत स्रोतों द्वारा मिली है। कई अलग अलग स्रोतों के द्वारा हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी के स्रोतों में पहला स्रोत है साहित्य। साहित्य द्वारा कैसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली, इसका वर्णन आइए देखते हैं। साहित्य में जो ब्राह्मण थे, जैसा कि हम जानते हैं वेद पुराण और ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों और पुराणों में जो पुराण थे उनके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली। उसके अलावा कौटिल्य, या जिन्हें चाणक्य बोला जाता है, कौटिल्य का जो एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या था, किन साहित्यिक स्रोतों के द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिली। तो इनमें जो साहित्य है उसमें पुराण, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है, और विशाखदत्त के द्वारा जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि किन किन के द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके अलावा कुछ बौद्ध ग्रंथ, उन बौद्ध ग्रंथों के नाम हैं दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। इन महाग्रंथों के द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गए कुछ ग्रंथ, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। इन ग्रंथों के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके अलावा अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और पुराणों के द्वारा भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं आचार्य कौटिल्य या चाणक्य के बारे में, कि जो चाणक्य थे वो बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। उनके अंदर जो है राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी, और इस समझ का जो वर्णन है, जो उनकी कूटनीति है उसका वर्णन, उनके बारे में जो कूटनीति थी उसका वर्णन अलग से विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में किया है। हालांकि जो चाणक्य हैं उन्होंने अपने विचार अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिए हैं, लेकिन चाणक्य के विषय में जो जानकारी दी है वो विशाखदत्त ने दी है, और विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में इस बात का वर्णन किया है। अब बात करते हैं आगे, जो कौटिल्य थे, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। जैसा कि पीछे हमने बताया कि जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी उसे मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। और जो ये अर्थशास्त्र लिखा कौटिल्य ने, उसमें उसकी जो विशेषता है, उसमें विशेषता ये भी है कि उस पुस्तक में मौर्य काल के स्थानों और वहाँ की प्रसिद्ध वस्तुओं का भी वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में इतना डीपली प्रकाश डाला गया है कि वहाँ के स्थानों और वहाँ की प्रसिद्ध वस्तुओं, जो भी उस स्थानों की प्रसिद्ध वस्तुएं थीं, उनका वर्णन
अर्थशास्त्र में किया गया है। अब बात करते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के द्वारा कैसे हम पता लगाएंगे कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा और उसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं उसका विवरण विदेश के द्वारा कैसे मिला। तो कुछ विदेशी राजदूत, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने समय में बाहरी देशों द्वारा, जो बाहर के देश थे, जो दूर सुदूर देश थे, वहाँ से राजदूत आते थे। जो राजदूत थे वो एक दूसरे के दरबारों में जाया करते थे। तो जो विदेशी राजदूत थे उनके द्वारा भी मौर्य प्रशासन के बारे में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। अब इनमें कौन कौन से राजदूत थे? स्ट्रैबो और जस्टिन, ये दो विदेशी यात्री या राजदूत थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। ये जो वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के कई नाम हैं। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजदूतों ने इनको अलग अलग नाम दिया है। तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से उपाधि दी? तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स की उपाधि दी और उन्हें सेंड्रोकोट्स कहा। उसके अलावा एक अन्य इतिहासकार हैं या विदेशी राजदूत हैं एरियन और प्लूटार्क। जो एरियन और प्लूटार्क हैं इन्होंने एंड्रोकोट्स कहा। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा। अब आगे बात करते हैं चीनी यात्री फाहयान, हेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरण में भी मौर्य युग की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दी गई है। जो चीनी यात्री भारत आए थे उनमें फाहयान, हेनसांग और इत्सिंग थे। उनकी जो यात्रा विवरण है, उन्होंने अपना जो यात्रा विवरण लिखा है उसमें मौर्य युग की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं पुरातत्व। पुरातत्व के द्वारा मौर्य साम्राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। जो मौर्य काल था, मौर्य साम्राज्य था, उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो मौर्य युग के राजा अशोक के मिले हैं। जैसा कि हम अशोक के बारे में जानते हैं कि बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो पुरातत्व में जो सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं वो अशोक के लेख मिले हैं। अशोक के लेख ही सबसे ज़्यादा पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी साम्राज्य है। तो इस वजह से पुरातत्व में सिर्फ यहाँ पर अशोक के लेख ही मिल पाए हैं। वह पहला ऐसा शासक था जो अशोक था। अशोक के बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि जो अशोक था वह पहला ऐसा शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अशोक है वो अपने अभिलेखों के लिए ही बहुत ही फेमस हैं। इनके अभिलेखों जो है अभिलेख हैं वो ही ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर अशोक के बारे में एक बात कही गई है कि जो अशोक थे वो पहले ऐसे शासक थे। इट मीन्स अशोक पहले ऐसे शासक थे जो अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करते थे। तो जो यहाँ पर बात बताई गई है कि वो पहले थे, तो पहला शासक जो है किसी भी कार्य को करने वाला तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करता था। तो अशोक पहला ऐसा शासक था। अशोक के अभिलेख कितने जगहों पर पाए गए हैं? तो अशोक के अभिलेख 45 स्थानों पर पाए गए हैं। 45 ऐसे स्थान थे जहां पर अशोक के अभिलेख पाए गए। अब बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। जो अशोक थे उनके अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत थी और जो उनकी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। तो अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि यूज की गई? अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि यूज की गई और उनके अभिलेख में जो भाषा यूज की गई वो प्राकृत थी। अब बात करते हैं हम कि जो जानकारी मिली हमें, उनके शासनकाल की जानकारी हमें
उनके अभिलेखों से ही मिलती है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे ही उनके शासनकाल की जानकारी मिलती है। सारा वर्णन, जो भी उनके शासनकाल का वर्णन है, वो उनके अभिलेखों में ही लिखा हुआ है। तो अभी तक हमने बात की कि जो मौर्य साम्राज्य था वो, उसका इतिहास हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जानकारी उसके इतिहास की थी। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसके पहले शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था। अब आगे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, कि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण कार्य कराया और इनके शासनकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने अपने गुरु विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उनकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना कैसे हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के पतन के बाद हुई। नंद वंश के अंतिम शासक जब घनानंद को हराया गया, उसके बाद ही मौर्य वंश की स्थापना हुई और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद की वो विष्णुगुप्त ने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जिससे वो नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करने में सफल हुए। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कई लोग, जो कई इतिहासकार हैं, वो उन्हें शूद्र मानते हैं, जो कि निम्न जाति की होती है। तो ब्राह्मण साहित्य इन्हें शूद्र तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न मानते हैं। यहाँ पर ग्रंथों में भी मतभेद है। ब्राह्मण साहित्य इन्हें शूद्र तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न मानते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जब ग्रंथ ही मतभेद को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो किस जाति के थे। उसके अलावा एक अन्य इतिहासकार रोमिला थापर ने चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति का माना है। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर किस जाति के थे, निम्न या उच्च, उनका वर्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगध के सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो संपूर्ण भारत में फैली। जो मौर्य साम्राज्य था वो पूरे संपूर्ण भारत में फैला था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपना साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला रखा था। जो पूरा भारत था वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे पहले तो जो नंद वंश थे उनका उन्मूलन किया, और जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हीं का उन्मूलन करके, इनको ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। एक युद्ध में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके अलावा जो सिकंदर के उत्तराधिकारी थे, जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसने अपना जो शासन था वो अपने उत्तराधिकारी, जो उनसे नीचे के अधिकारी थे, उनको सौंप करके वो वापस चला गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा भी जो उनके द्वारा शासित क्षेत्र था उसको मुक्त करा लिया और संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लिया। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ है दक्षिण विजय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी दक्षिण विजय, जो इन्होंने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी, उस विषय व्यय के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण विजय के विषय में जो जानकारी मिलती है वो तमिल के ग्रंथ हैं अहनानूर और मुर्नानूर। तो अहनानूर और मुर्नानूर से ही चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों के द्वारा भी दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये अहनानूर और मुर्नानूर
जो तमिल ग्रंथ हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो दक्षिण विजय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर अपने शरीर को उपवास के द्वारा त्याग दिया था। क्योंकि इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और जैन धर्म में ही उपवास के द्वारा शरीर त्यागने की प्रक्रिया है, तो इन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने शरीर को उपवास के द्वारा त्याग कर दिया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक मिलता है कि इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हैं और हमें इन्हीं से ही क्वेश्चन को उठाना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अगला शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जो उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार अगला उत्तराधिकारी बना। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहते हैं। जो यूनानी लेखक हैं, यूनान के लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा, तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा। चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी कौन बना? बिंदुसार। तो बिंदुसार अगला राजा बन चुका था और उसको अमित्रोचेट्स कहा। किसने कहा? यूनानी लेखकों ने। इसके अलावा जो बिंदुसार थे उनका एक अन्य नाम वायु पुराण में भद्रसार कहा गया। तो किस किस जगह पर किस किस नाम से संबोधित किया गया इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वायु पुराण में भद्रसार और यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। जो बिंदुसार थी उनकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा, और इन्हें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग नामों से जाना गया। जैन ग्रंथ में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार और यूनान के जो लेखक थे उनके द्वारा अमित्रोचेट्स कहा गया। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। जो तक्षशिला था वहाँ पर 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए, उन विद्रोहों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र अशोक तथा फिर सुसीम को भेजा। तो बिंदुसार के बाद जो उनका पुत्र अशोक, जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक बहुत ही महान शासक थे, तो बिंदुसार के बाद जो शासन काल होगा वो अशोक का होगा। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत आया, जिसे यूनान के शासक ने भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया? डाइमेकस। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया और वो कहाँ से भेजा गया। तो यूनान के शासक के द्वारा डाइमेकस नाम का राजदूत दरबार में भेजा गया। डाइमेकस के बारे में एक बात कही जाती है कि जो डाइमेकस थे वो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। यूनान के ही शासक थे मेगास्थनीज, उन्हीं का उत्तराधिकारी डाइमेकस था। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के अगले शासक अशोक और उसके आगे आने वाले जो भी शासक हैं उनकी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बिंदुसार के बारे में एक और जानकारी दी गई है कि जो बिंदुसार था वो अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार का जो धर्म था, जो जिस चीज़ को फॉलो करता था, तो बिंदुसार किस धर्म को फॉलो करता था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसी को फॉलो करता था। तो बिंदुसार के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो अब समाप्त होती हैं। तो बिंदुसार के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे और हमने इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके आगे आने वाले जो शासक हैं उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले अपडेटेड वीडियो आपको पहले ही प्राप्त हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।